बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। नमस्कार विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शेयर मार्केट को समझ लिया था कि शेयर मार्केट क्या होता है, और जो शेयर मार्केट का टॉपिक है ये कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। कैपिटल मार्केट को हिंदी में पूंजी बाजार कहते हैं। पूंजी बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 365 दिन से अधिक की मैच्योरिटी पर लेन देन होता है पैसे का। जैसे कोई लोन लेता है और उसके बदले में उसे ब्याज मिलता है, ठीक है। तो पूंजी बाजार के अंतर्गत ही जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं प्राइवेट सेक्टर की, वो शेयर जारी करती हैं, और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी शेयर जारी करती हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम समझ रहे थे। हमने शेयर मार्केट की परिभाषा को समझ लिया था। अब हम उससे आगे बात करेंगे, और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है इसको आज की इस क्लास में हम समझेंगे। तो शेयर मार्केट में आपने एक चीज समझा कि जब कोई नई कंपनी बन रही होती है, वो चाहे पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, या कोई स्थापित कंपनी हो, और उसे कैपिटल मार्केट से पैसा लेना हो, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है कि वो ऋण पत्र जारी कर दे, और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो शेयर जारी कर दे, यानी कि कंपनी में मालिक को बढ़ा ले, ठीक है ना। तो शेयर जारी तो वो कर देगा, लेकिन शेयर की खरीद बिक्री के लिए कोई जगह होगी कि कहां पर उसकी खरीद बिक्री होगी, ठीक है ना। हालांकि उसका रेगुलेशन कौन करता है? सेबी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहां पर समझने की बात यह है कि अगर शेयर बिक रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मुकेश अंबानी की कोई कंपनी है, जियो, मान लीजिए कोई जियो कंपनी है, तो वो आएगी अमरीश शुक्ला से पूछने की क्या आपको शेयर खरीदना है। ऐसा तो होता नहीं है। तो कोई एक स्थापित जगह होगी जहां पर खरीदने वाले भी आएंगे और बेचने वाले ही आएंगे। तो शेयर मार्केट के खरीद बिक्री के जगह को ही स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है ना। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसका रेगुलेशन किसी भी देश की एक संस्था करती है। जैसे अपने इंडिया में सेबी करती है कि किस प्रकार यहाँ पर शेयर खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, उनके क्या नियम होंगे, इन सारी चीजों का निर्धारण कौन करता है? सेबी करती है, ठीक है ना। अब भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो दो महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनकी चर्चा हमेशा होती रहती है। आए दिन आप अखबारों में देखते हैं, जब कोई पॉलिटिकल फैसले बड़े लिए जाते तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद में सेंसेक्स इतना गिर गया या निफ्टी इतना गिर गया। तो वो सेंसेक्स निफ्टी कहाँ गिरता है, क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, वो सब आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके जो दो बड़े जो इसके स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है आपका एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, और दूसरा है आपका बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो महत्वपूर्ण है। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज कई हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण हैं, और आपको जानना बस इन्हीं को है, क्योंकि बाकी प्रासंगिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो एनएससी और बीएससी ये दो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एनएससी की स्थापना 1992 में हुई। कब हुई? 1992 में हुई। और बीएससी की स्थापना 1875 में हुई। कब हुई? 1875 में हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। एनएससी जो है, ये कुल खरीदे एवं बेचे गए शेयरों की संख्या के आधार पर
भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। किसके आधार पर? कुल खरीदे गए एवं बेचे गए शेयरों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है ना। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कुल खरीदे गए शेयर या कुल बेचे गए शेयर की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है भारत का। जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था। इसको भी आप लिख लेंगे, फैक्ट है, एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना। और कुल खरीदे एवं बेचे गए शेयरों की संख्या के आधार पर जो इसका स्थान है वो क्या, कौन सा है? सेकंड स्थान है, यानी कि दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना। लेकिन स्थापना पहले इसी की हुई, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ही पहले स्थापना हुई। एशिया का सबसे पहले है तो भारत का ऑलमोस्ट सबसे पहले यही हो जाएगा। और एनएससी जो है इसकी स्थापना 1992 में होती है। अब चूंकि यहां पर शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो जो कंपनियां जो शेयर जारी करती हैं उनकी संख्या भी तो होगी, यानी कि कोई कंपनी होगी जो सूचीबद्ध की जाएगी। ठीक है ना। तो कुल सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। तो इसको भी आप लिख लेंगे, कुल कंपनी के आधार पर, कुल दर्ज कंपनी, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना। और ये आपका दूसरे नंबर पर हो जाएगा। इसी बात के लिए ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि जो एनएससी है उसके बाद सबसे अधिक कंपनी, बीएससी के बाद में सबसे अधिक कंपनी एनएससी पर ही दर्ज है। ठीक है ना। एनएससी का सबसे संवेदी सूचकांक, यानी कि जिसके घटने बढ़ने से एक स्टॉक एक्सचेंज के कई सारे सूचकांक होते हैं, जो इसका सबसे बड़ा यानी कि संवेदी सूचकांक है, सबसे बड़ा संवेदी सूचकांक है, वो है निफ्टी 50। क्या है? निफ्टी 50। और जो इसका है वो है सबसे बड़ा सेंसेक्स। ठीक है ना। तो जो एनएससी है उसका सबसे प्रमुख संवेदी सूचकांक क्या है? निफ्टी 50 है। अब इसको निफ्टी 50 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 50 कंपनियों का खाका रखा जाता है कि उनके शेयर किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर यह कहा जाता है कि शेयर मार्केट गिरा धड़ाम से। जब शेयर खूब बिकने लगते हैं तो शेयर मार्केट गिरा धड़ाम से, या सेंसेक्स इतना अंक नीचे ढह गया। ठीक है। तो ये इन्हीं के आधार पर कहा जाता है। बीएससी का सबसे संवेदी सूचकांक क्या है? सेंसेक्स है, और इसका क्या है? निफ्टी 50 है। ठीक है ना। अब ये किस तरीके से फ्लक्चुएट करते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है। कि किस प्रकार शुरुआत में कंपनियों को दर्ज किया गया। सेंसेक्स पर 30 कंपनियां दर्ज हैं।
कितनी 30 कंपनियां, और निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती हैं, ठीक है ना। और ये किस प्रकार इनका अंक घटता बढ़ता है, आप देखते हैं कि 100 अंक सेंसेक्स गिरा, 200 अंक सेंसेक्स बढ़ा, ये कैसे होता है, कौन सा अंक घटता है, क्या पैसा बढ़ता है, क्या शेयर बढ़ता है, ये चीज आपको समझ में नहीं आती होगी और आप समझ भी नहीं पाते होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। बहुत चंद लोग हैं देश में जो समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा, और वो उंगली पर गिने जा सकते हैं। लेकिन अगर सबको पता हो कि कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, किसी पॉलिटिकल फैसले का इसके ऊपर इतना बड़ा असर क्यों हो जाता है, तो मुझे लगता है कि एक अवेयर नागरिक आप होंगे, और एक विद्यार्थी को तो जानना चाहिए, यूपीएससी वालों आपको तो पक्का जानना चाहिए क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो ये है पूरा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। दुनिया का जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है वो नीदरलैंड का स्टॉक एक्सचेंज था, ठीक है। तो हो सकता है कभी किसी स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाए तो उसको भी आप देख लेंगे। एम्स्टर्डम का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे पहला दुनिया का स्टॉक एक्सचेंज था। बाकी इंडिया के 2 स्टॉक एक्सचेंज ये हैं। अब हम अगली क्लास में ये समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स किस तरीके से घटते और बढ़ते हैं, ठीक है। उनमें अंक परिवर्तन कैसे होता है, क्या नियम होता है, ये हम समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आपके लिए एक सूचना ये है कि हम बहुत जल्द एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। एक नए सब्जेक्ट की भी शुरुआत बहुत ही जल्द हम करने जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो आपके लिए रखा गया है, सरप्राइज कह सकते हैं। वो सरप्राइज है, आपको एकदम से सरप्राइज मिलेगा। देखिए, आपकी तैयारी को लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, बिल्कुल मेहनत के साथ लगे हुए हैं, और यूपीएससी 2021 प्री एग्जाम से पहले सारे कोर सब्जेक्ट को मैं पढ़ा दूंगा। इसका दावा है, गारंटी है, और एकदम वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स किस तरीके से परिवर्तित होते हैं। धन्यवाद। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने द न्यूज ओशियन से क्या कहा किसान बिल को लेकर, जल्द देखिए द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और पूरा साक्षात्कार पढ़िए द न्यूज ओशियन मैगजीन में। कृषि सुधार बिल वापस ले सरकार, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इन बिलों को वापस लेने की। एमएसपी नहीं मिलेगी। हमारा मनसा स्पष्ट है कि एमएसपी कभी भी बंद नहीं होगी। मैं तथाकथित कहूंगा, असल में पत्रकार नहीं कहूंगा, और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। बहुत सारे पत्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों या विचारधारा से जुड़े होने के कारण। प्राइवेट मंडियों पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, प्राइवेट मंडियों में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी सरकार फेवर कर रही है, और चंद लोग वहां बैठ करके देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देशद्रोह कर जाते हैं, पता नहीं चलता। जो गुपकार ग्रुप है वो कहता है कि चाइना का सहयोग लेकर के हम यहाँ पर 370 वापस लाएंगे।